तो आपने सुना, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी अरविंद सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं विज्ञान भवन से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चुनाव आयोग की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हैं और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद डॉक्टर अजीज खान साहब, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एनके सिंह सर, चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान में क्या कुछ आपको नजर आता है सर जो इस बार अलग हो सिवाय कोरोना के? मुझे लगता है सिर्फ कोरोना छाया रहा। पिछली बार 11 फरवरी को पहला चुनाव था, इस बार 10 फरवरी को है। पिछली बार 8 मार्च को आखिरी चुनाव था, इस बार 7 मार्च को है। जो ये सी विजिल वाला ऐप आया है जी, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सी विजिल ऐप्स का मतलब होगा सिटीजन्स विजिलेंस भी शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ले में कोई शराब बांट रहा है, तो जो राइवल होगा उसको ये एक सुविधा होगी कि वो उसका फोटो अपलोड कर सके और इलेक्शन कमीशन उसका ड्यू कॉग्निजेंस ले सके। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्टोरल रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि पहली बार लिया गया है। देखिए, कोविड तो एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि कोविड अब हम 2 साल से झेल रहे हैं, तो कोविड के लिए जो उन्होंने अरेंजमेंट किया है वो अपने आप में सही है। ठीक है, एनके सर मैं आऊंगा आपके पास। राहुल देव सर, आपके मुताबिक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अलग आपको नजर आता है सर? क्या कुछ खास? देखिए, खास तो सबसे बड़ी बात यही है कि पहली बार भारत के इतिहास में, चुनाव के इतिहास में रैलियां पूरी तरह से बंद की गई हैं। रैलियां, नुक्कड़ सभाएं, जुलूस, तो जो अब तक पारंपरिक साधन रहे हैं चुनाव प्रचार के, चुनाव अभियानों के, वो इस बार नहीं होंगे या न्यूनतम स्तर पर होंगे। ये सबसे बड़ा अंतर होगा। तो पहले जो एक माहौल बनता था इन रैलियों से, चुनाव जुलूसों से, अभियानों से, प्रचार से, बड़े बड़े सभाएं जो होती थी, वो अब नहीं होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन अभियान होगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। बाकी तो मैं समझता हूं कि कोविड को लेकर जो सावधानियां बरती जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं 3 तरह के मतदाताओं के लिए, वो भी इस बार बिल्कुल एक नई चीज है, जिनको घर पर जाकर मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। चारू प्रज्ञा, आप पूरी तरीके से तैयार हैं और किस भूमिका में चारू प्रज्ञा नजर आएंगी, पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर, संभावित उम्मीदवार के तौर पर? जी, ऐसा है, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है मैं निभाती हूँ, लेकिन चुनाव में नहीं लड़ने वाली हूँ। प्रचार जरूर करूंगी जहां पर मेरी जरूरत होगी और आप लोगों से मैं मिलती रहूंगी। मुझे लगता है इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कोविड को ध्यान में रखकर सारे नॉर्म्स बताए हैं, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। 15 तारीख तक कोई भी रैली नहीं होगी, किसी भी तरीके की यात्रा नहीं होगी और 15 तारीख तक बस हम ये देखेंगे कि कोविड किस ओर मुड़ रहा है। भगवान करे जो ये तीसरी वेव की हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे घटती चली जाए और हमारा देश स्वस्थ रहे। लेकिन अगर कुछ परेशानी रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ते हुए भी चुनाव आयोग रैलीज पे रोक लगाए रखेगा। एक नई चीज इस बार है, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहे, आप कोविड पॉजिटिव है। नॉमिनेशंस को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। मुझे लगता है ये एक फ्यूचर की तरफ कदम है और मैं बहुत समय से ये बात बोलती थी कि कोविड ने हमें हर काम करने का एक नया तरीका सिखाया है। क्या हमें प्रचार करने का या चुनाव में मतदान करने का भी कोविड एक नया तरीका सिखा सकता है क्या? तो चुनाव आयोग ने आज हमें यही बता दिया, हम नई तरफ, एक फ्यूचर की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चारू प्रज्ञा, उत्तर प्रदेश से आप आती हैं और उत्तर प्रदेश की जानकारी चुनाव आयोग ने दी, जिसने बताया कि 19% महिला वोटर्स की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है। एक महिला नेता के तौर पर आपके लिए भी यकीनन ये अच्छी खबर है और पूरे देश के लिए भी एक अच्छा संकेत है। आधी आबादी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है यूपी में नतीजों में। बिल्कुल, और पिछली बार भी मैं मानती हूं कि आधी आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है, क्योंकि आजकल जो कॉन्शियसनेस है, आप चाहे छोटे से गांव में चले जाइए, जब महिलाओं की जिंदगी सुधरती है, जब उनकी जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है गुड गवर्नेंस का, तो उन्हें समझ में आता है कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है और वो वोट कहाँ डाल रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस बात पे गौर दिया है पिछले 3-4 चुनाव से, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, हर महिला
ध्यान रखती है कि आज चुनाव का दिन है, मुझे सुबह सुबह अपना काम खत्म करके जाना है, मुझे मतदान करना है, वापस आके डिस्कशंस होते हैं। और अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि घर के बड़े बुजुर्ग जहां वोट डालते थे महिलाएं वहीं डाल रही हैं, पति या बेटा जहां बोल देता था वहीं वोट डल रहे हैं। आजकल महिलाएं डिस्कस करती हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करती हैं और अपना निर्णय खुद लेती हैं, और ये एक देश की प्रगति का साइन है। डॉक्टर अजीज खान साहब, 15 तारीख तक कोई रैलियां तो नहीं होंगी, समाजवादी पार्टी अब कैसे प्रचार करेगी सर? भाई आप भी तो हैं, आपके माध्यम से हम प्रचार करेंगे। नहीं, हमें तो आप हमेशा कटघरे में खड़ा रखते रहे। देखिए, जो कटघरे में खड़ा होता है वही कभी कभी निर्दोष होता है जी। और अपने आप को निर्दोष साबित करिए ना, ये वक्त आ गया। अब तो नोटिफिकेशन भी हो गया, अब तो आप अपने आप को निर्दोष साबित करिए, ये वक्त बेहतर है। अब तो कोई हाथ भी नहीं रख पाएगा। ठीक है, वकील भी आप, जज भी आप, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी किस तरीके की है समाजवादी पार्टी की? देखिए अनुराग भाई, ऐसा है कि जिस तरीके से मैंने देखा इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल कर रहा है और उसको एक बखूबी निभाने की कोशिश की है, ये वाकई में बहुत ही रोचक है और बहुत ही ऐतिहासिक है। मुझे लग रहा है इतिहास में शायद ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं होगा, और आने वाले वक्त में देखिए अभी क्या बदलाव आएंगे वो बात का इशू है। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि जो आने वाला इतिहास है वो कई मायने में बदलने वाला है। जैसा कि डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल हुआ है, डिजिटलाइजेशन का बड़े लेवल पे इस्तेमाल हुआ है, और आने वाले वक्त में एक ऐसी सरकार जो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, ये वाकई में मुबारकबाद मुस्तहक है ये प्रदेश। सर, आपने तो अभी से मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अभी तो आचार संहिता लागू हुई है। समय से मिल रहा है। थोड़ा वक्त रख लेते हैं, अभी सिर्फ तारीखों के ऐलान पर ही चर्चा कर लेते हैं। तहसीन पूनावाला, दो खास बातें जिनका जिक्र आपसे पहले के तमाम पैनलिस्ट ने कहा, एक तो ये कि डिजिटल क्रांति पर जोर चुनाव आयोग का, और घर पर जाकर वोट विशेष लोगों के लिए। आपको लगता है बदलते वक्त में एक अच्छी शुरुआत? जी, मुझे लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, वो पहले ही उसको लागू कर दिया कि कोई पॉलिटिकल रैलीज नहीं होगी कोविड के चलते हुए, तो वो ठीक था। और जो कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखते कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो आप लोगों से, अब देश सवाल पूछेगा और आप लोगों पर निर्भर होगा कि क्या टीवी चैनल्स बराबर की कवरेज, इक्वल कवरेज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे, या सभी टीवी चैनल सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के गुण गाएंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो मोदी जी के पक्ष में हो। क्योंकि चैनल्स जो हमारे मुल्क में खास करते जो प्राइवेट चैनल्स है, हमने देखा है वो वर्तमान सरकार से सवाल पूछने के बदले विपक्ष से पूछते, तो क्या चैनल्स की भूमिका होगी? क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल रैलीज होती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता तो मैं आदेश देता कि सब चैनल, सब पार्टीज को बराबर कवरेज मिले, लेकिन मैं जानता हूं कि ये होगा नहीं। तो जिस इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री जी ने समन किया। तहसीन पूनावाला, जैसा आप चाह रहे हैं अगर ऐसा होता तो फिर इस पैनल में डॉक्टर अजीज खान या तहसीन पूनावाला में से कोई एक ही रहता, चारू प्रज्ञा के साथ एक और पार्टी का कोई प्रवक्ता होता। उसका उत्तर दे देता हूं। सत्ता का नुमाइंदा एक और सत्ता से सवाल करने वाले दो। मैं प्रश्न समझ गया आपका, उसका उत्तर दे देता हूं। मैं समझ गया आपका प्रश्न, उत्तर संक्षेप में दे देता हूं। बिल्कुल सही, अजीज खान भाई भी है और मैं भी हूं चारू से प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन सवाल है चैनल्स की लाइन क्या होती है, जो चैनल्स के सुबह शाम कवरेज होती है वो क्या होती है? क्या वो इक्वल कवरेज देंगे? 24 घंटे अगर आप एक ही पॉलिटिकल पार्टी को कवरेज दोगे, आप सपा को उतने कवरेज नहीं दोगे, कांग्रेस को नहीं दोगे, बसपा को नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर होता है, बायस्ड होता है, और ये बात जरूरी है। आप चाहें तो मुझे शुक्रिया अदा कर सकते हैं। मैंने 2 सवाल चारू प्रज्ञा से पूछे थे और 2 ही सवाल आपसे भी पूछे हैं। अजीज खान साहब से भी सवाल किया है, वो आपका विजडम है, आप शुक्रिया कहते हैं नहीं कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं जरा। भी कर रहा है, 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। ये तो वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहाँ तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतज़ार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई,
कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतज़ार कर रही थी, किसान इंतज़ार कर रहा था, व्यापारी इंतज़ार कर रहा था, नौजवान इंतज़ार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। ठीक है, तहसीन पूनावाला जो बात कह रहे थे वो संभवतः उनको लगता है कि उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा अखिलेश यादव को सुनकर न्यूज़ नेशन पर। लेकिन इस बीच आलोक पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखिए हमने 1 घंटे वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया है, साथ ही साथ घर जाकर वोट देने की व्यवस्था है और तमाम तरीके के कोविड प्रोटोकॉल के चलते अहम कदम उठाएं, जिसमें रैलियों पर भी पूरी तरीके से रोक 15 जनवरी तक। यूपी जैसे बड़े सूबे के लिए जरूरी भी था ये? बिल्कुल अनुराग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज चुनाव आयोग ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोविड को लेकर के किस तरह से ये 2022 का चुनाव होने जा रहा है उसको बहुत विस्तार से बताया है। और जो 14 तारीख तक सभी रोक लगाई गई हैं, 15 तारीख तक जी, रैली हो, पदयात्रा हो, बाइक्स की हो, 15 जनवरी तक का, वो इसीलिए लगाया है कि शायद ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स रखा है, क्योंकि जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो कोरोना के उस फ्लक्चुएशन को देखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर 10 फरवरी से शुरू होकर के 10 मार्च को मतगणना होगी और फैसला हो जाएगा कि कौन सी सरकार जनता चुन करके ले आती है। लेकिन इस बीच जो 2022 का चुनाव हो रहा है वो इस वजह से भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिजिटल फॉर्मेट पे ला करके इस चुनाव को खड़ा कर दिया है। आप अगर चाहें तो नॉमिनेशन भी डिजिटली कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके कर सकते हैं। ऐसे दिव्यांग और जो वृद्ध हैं उनके पास खुद वोट डालने के लिए लोग जाएंगे, मतदाता के पास चले जाएंगे। दूसरी चीज है कि शिकायतों के लिए एक ऐप बनाया गया है। तो बहुत ऐसे चीज होते हैं जो शायद ये कहा जाए कि पिछले चुनाव के जो अनुभव थे, पिछले चुनाव की जो शिकायतें होती थी उसको डिजिटली ला करके रख दिया, जो कि शायद मौका भी था, क्योंकि कोविड में बाहर जाना या ग्राउंड पे जाकर के इन सब चीजों को कर पाना मुश्किल था। तो अब उनके मोबाइल पे होगा, ऐप पे होगा। ये सब देख करके तो 2022 का चुनाव निश्चित तौर पे एक डिजिटल चुनाव की बात कहें तो गलत नहीं होगा। जितना कम हो सके चुनावी रैलियां हो, ऐसे में वर्चुअल रैली को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिल्कुल इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी तैयारी भी कर रही हैं आलोक। लेकिन अरविंद, आप तो लगातार अदालतों को कवर करते हैं। जो बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी कि कृपया करके रैलियों को टाला जा सके तो टाला जाए, मुझे लगता है अदालत की बात और आम लोगों की बात चुनाव आयोग ने सुन ली है। 15 जनवरी तक रोक। जबकि कोविड केस में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन ये एक संवैधानिक बाध्यता भी है और संसदीय लोकतंत्र की परंपरा का भी तकाजा है कि पुरानी असेंबली का टर्म खत्म हो उससे पहले नई असेंबली तैयार होनी चाहिए, जिसका जिक्र भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और यही वजह है कि एक संवैधानिक बाध्यता थी कि इस कोविड की पीक के दौरान भी वो चुनाव कराने पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो 3 महत्वपूर्ण चरण थे इसके, पहला मतदाता, दूसरा पोलिंग बूथ और तीसरा जो मतदान कराने वाले कर्मचारी हैं, ये तीनों सेफ रहें इस कोविड के वक्त में, ऐसा सुनिश्चित करने की इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है। एक और महत्वपूर्ण बात अनुराग, वो इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है कि बार बार ये बात उठती रही है कि जो आपराधिक अतीत वाले जो उम्मीदवार हैं, क्या वो वाकई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी जानकारी देते हैं? क्या वाकई ईमानदारी से राजनीतिक पार्टियां अपनी वेबसाइट पर ये डालती हैं कि हमारे इस उम्मीदवार के खिलाफ इतने आपराधिक मामले लंबित हैं? ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और बार बार भी ये सवाल उठता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इन दिशा निर्देशों की धता बताती नहीं राजनीतिक पार्टियां। तो क्या इस बार वाकई ईमानदारी से राजनीतिक पार्टियां, उनके उम्मीदवार इस पर अमल करेंगे? इस पर भी नजर रहेगी। बहरहाल कोविड प्रोटोकॉल के दौरान कितनी सावधानी बरती जाती है ये बहुत जरूरी है और पूरी सुनिश्चित करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने अपने संवैधानिक दायित्व। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल देव सर, जो बात यहां पर हमारे सहयोगी अरविंद कह रहे हैं और जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर उम्मीदवार बताएगा सार्वजनिक तौर पर कि उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, आपको लगता है कि अगर ऐसा होता भी है तो मतदाताओं पर इसका कोई असर पड़ेगा? राहुल देव सर, माफ कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त की एक बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा का
वो स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। जैसे अखिलेश यादव अभी मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि वो इन तारीखों का स्वागत करते हैं, जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। इससे पहले आज ही उनका बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, किसी तरीके की कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि विकास के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। कुछ ऐसा ही ट्वीट एक बार फिर किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राहुल देव सर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था सर। देखिए, अभी तक मैं ये कह रहा था कि जो बंदिशें लगाई गई हैं उनका कोई बहुत विशेष अंतर हमें राजनीति के अपराधीकरण में नहीं दिखाई पड़ा है, और यह भी हमें नहीं दिखा है कि विधानसभाओं और संसद में अपराधी पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का, सांसदों और विधायकों का पहुंचना उल्लेखनीय रूप से कम हुआ हो। लेकिन आशा ही हम कर सकते हैं, और कम से कम अगर अखबारों में ये छपेगा हर उम्मीदवार के बारे में कि उसका पिछला आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या है, तो इसका कुछ असर मैं समझता हूँ पढ़े लिखे शहरी मतदाताओं पर तो निश्चय ही पड़ेगा। जब उन मतदाताओं पर पड़ेगा जो केवल जाति या धर्म या क्षेत्र देखकर, इनको देखकर वोट नहीं करते, वो एक उम्मीदवार को भी एक अच्छा उम्मीदवार चुनना पसंद करते हैं, तो शायद उन पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा एक छोटे से तबके पर। डॉक्टर अभिषेक राय, लेकिन 15 जनवरी तक अब आप रैलियां नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना प्रचार कर पाएंगे। लेकिन जो आंकड़े मेरे पास, ट्विटर पर बीजेपी के फॉलोअर्स हैं तकरीबन 2.25 करोड़, समाजवादी पार्टी के सिर्फ 28 लाख। फेसबुक पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन 1 करोड़ 67 लाख लोग, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं 32 लाख लोग। यूट्यूब पर 39 लाख लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं 2,35,000 के आसपास। एक बहुत बड़ा फासला है उस पार्टी के मुकाबले में जिससे आपका मुकाबला है यूपी में। कैसे इस अंतर को पाट पाएंगे? चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है आपके सामने। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आप जनता के बीच में रहे और जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे, और जनता को ये पता है, जरूरी नहीं कि हम आखिरी 1 महीने में। अलग बात है, अपनी जगह ये अलग चीज है, हम इनको मैच करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत सीधी सी बात है कि जनता पहले से जानती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी से परेशान है, किसान खाद से परेशान है, महंगी बिजली से परेशान है, और जो महंगाई है, आज महंगाई के मुद्दे पे सरकार बात नहीं करती। सब लोग अजीज आ चुके हैं सरकार से, और सबको एक बदलाव चाहिए। समाजवादी पार्टी एक सबसे अच्छा विकल्प हमको दिखता है, और हम इस पे मजबूती से काम करेंगे। हमारी वर्चुअल रैलीज भी होंगी, हमारी डिजिटल टीम भी काम करेगी, और उसमें हम जल्दी से काम। चारू, आप कुछ कहना चाह रही है? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एनके सिंह सर, जो मैंने आंकड़े बताए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के, एक बहुत बड़ा फासला है। आपको लगता है कि 15 जनवरी तक और उसके बाद भी अगर सिर्फ डिजिटल रैली होती है तो एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आ सकती है? अनुराग, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा गहरा सवाल है। दरअसल बीजेपी ने काफी पहले से अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पेनिट्रेशन है, जो डिजिटल पेनिट्रेशन है, वो इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा कर लिया है। खास करके नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा है बीजेपी का पेनिट्रेशन। ऐसे में जब ये हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा, एक अलाभ की स्थिति रहेगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, समाजवादी, बीएसपी। अच्छा, इन लोगों का जो क्लाइंटेल है वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो रूरल क्लाइंटेल है जो कि अब बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं है इन चीजों से। तो मुझे लगता है कि वो एक डिसएडवांटेज रहेगा इन लोगों को डिजिटल पे आने पे। बहुत पहले से तैयारी करनी थी, और वो भी तैयारी सोसाइटी के कंपोजिशन पे होता है। अगर उनका वोटर उस वर्ग का नहीं है तो ये दिक्कत आएगी। ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से इसके लिए नए टूल्स इवॉल्व करने पड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को या अन्य छोटी पार्टियों को नए टूल्स इवॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल। चारू प्रज्ञा, आप कुछ कहना चाह रही थी, और उसमें मैं एड ऑन कर दूं। देखिए, आप तो 2014 के लोकसभा चुनाव से 3D रैलियां कर रहे हैं, जो उस वक्त भी अपने आप में एक चर्चा का विषय था। आप 7 साल आगे हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा, और फिर विपक्ष आप पर सवाल खड़ा करेगा। मैं यही कहना चाह रही थी अनुराग जी। देखिए, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड पर जीतती है, लेकिन अपनी मेहनत पर भी जीतती है, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जीतती है, और इस मेहनत कभी कोई कमी नहीं रही है। तो चाहे वो इलेक्टोरेट से जुड़ने के नए तरीके हों, कार्यकर्ताओं को एंगेज रखने के नए तरीके हों। बहुत लोग कहते हैं हमारी पार्टी इलेक्शन मोड के बाहर नहीं निकलती। ये मजाक की बात नहीं है, सच्चाई ये है कि हमारा हर कार्यकर्ता हर समय, चुनाव हो या ना हो,
जनता से भी एंगेज रहता है और पार्टी से भी एंगेज रहता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ हम एक पार्टी विद अ डिफरेंस है। अब जिस तरीके से हम नए तरीके से रैली करने की बात कर रहे हैं, जब कोविड की शुरुआत हुई थी 2020 में 21 में, तब भी हम लोग ऑनलाइन एंगेजमेंट्स ही कर रहे थे, हम अपने सारे कार्यक्रम ऑनलाइन कर रहे थे और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कैचअप करने का एक मौका दिया जा रहा है। आप भी सीखिए, अपने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन लाइए। पर बात यह है कि क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जमीन पे कार्यकर्ता हैं? ठीक है, ये अपने आप में एक सवाल, लेकिन एक और सवाल, परविंदर सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं अकाली दल के। सेठी साहब, तारीखों का ऐलान हो चुका है, पंजाब में भी एक चरण में मतदान होना है। जो इस बार चुनाव आयोग ने अपनी सीमा खर्च की रखी है वो 40 लाख है। क्या अकाली दल का हर उम्मीदवार सिर्फ 40 लाख रुपए खर्च करके ही चुनाव लड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक रेवोल्यूशन है जो कोविड के टाइम के अंदर हमें एक नई दिशा दी जा रही है और वो अगर कोविड ना भी होता तो हमें इस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस चुनाव के अंदर पैसे की एक लाइन नहीं लगाएंगे तब तक आम आदमी, जेन्युइन आदमी, जो आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है वो आगे नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो चुनाव कमीशन की तरफ से ऐलान हुआ है वो बहुत बेहद तारीफ के काबिल है, क्योंकि उन्होंने सभी चीजों के ऊपर लगाम लगा दी है। एक तो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं उनको अखबार के अंदर अपना सारा ब्यौरा देना पड़ेगा, ताकि जैसे जो आपका कैंडिडेट है, जो आपके इलाके से लड़ रहा है, आप उसको जानिए तो आप उसको जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जिस व्यक्ति ने अपने इलाके के अंदर काम करा हुआ है, जिसकी छवि साफ है और जो लोगों के लिए सेवा भाव से, निष्काम और ईमानदारी से काम करेगा, वही व्यक्ति आएगा। और हमारी पार्टी तो पिछले 4 साल से 5 साल से ग्राउंड पे काम कर रही है। बिल्कुल सर, पुरानी पार्टी आपकी पंजाब में, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनावी मैदान में उतरने के लिए। लेकिन तहसीन पूनावाला, एक एनालिस्ट के तौर पर, क्या वाकई हर उम्मीदवार सिर्फ 40 लाख रुपए में चुनाव लड़ेगा? आप भाजपा का खर्चा देखिए कितना होता है। आप जानते हैं भाजपा को इलेक्शन का इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला हुआ है। एनालिस्ट के तौर पर पूछा तहसीन, मैं उम्मीद करता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे आप। हाँ, लेकिन सबसे अधिक खर्च तो भाजपा का होता है, सबसे अधिक पैसा तो भाजपा को मिला है ना। दूसरे नंबर पर और उसमें कोई मुकाबला है, कोई 90 पे और कोई 10 पे, आपके 10 नंबर वाला जो है दूसरे नंबर पर, ऐसे थोड़ी होता है। और जो भाजपा को ब्लैक मनी मिलता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एक ब्लैक मनी को सफेद करने का एक सिस्टम जो बन गया है। और जिस तरह से FRA रेगुलेशंस को रेट्रोस्पेक्टिवली भाजपा ने लोकसभा में और राज्यसभा में पास करते जिस तरह से फंडिंग मिला है, इस चीज का बहुत डर लगता है कि विदेश का पैसा आ रहा है। इलेक्शन बॉन्ड्स में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जो मुकाबला भाजपा के पास 3,500 करोड़ रुपया कैश है, चाहे वो अकाली दल हो जो कांग्रेस की विपक्षी हो, कांग्रेस हो, बसपा सपा, किसी भी दल के पास उतना पैसा नहीं है। तो भाजपा का आज मुकाबला करना, चारू कह रही थी और बहुत सही बात कह रही थी कि भाजपा एक बहुत अच्छी इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन उसका मुकाबला आप करोगे कैसा? एक पार्टी के पास 3,500 करोड़ है, दूसरी पार्टी के पास 300, 400, 500 करोड़ नहीं, वो मुकाबला हो ही नहीं पाएगा। तो जो आपका प्रश्न है कि 40 लाख रुपए, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप कह रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने सरेंडर कर दिया है एक बड़े कैश के चलते, एक बड़े फंड के चलते बीजेपी। मैं आपको आपकी बातों से ऐसी निराशा सी झलक रही है। बिल्कुल निराशा से नहीं झलक रही। निराशा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वो बात ही नहीं आ रही सामने, पता नहीं क्यों। लेकिन सवाल ये है, देखिए, एक उम्मीदवार को आपने 40 लाख रुपए दे दिए, 2-3 उम्मीदवार हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने 40 लाख खर्च कर दिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के स्पेंडिंग पे कोई प्रतिबद्ध, कोई बैन नहीं है, वो कितना भी खर्च कर सकते। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 3,500 करोड़ है, दूसरे के पास 300-400 करोड़ नहीं है, तो आप उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैंडिडेट का आपने लिमिट लगा दिया, पॉलिटिकल पार्टी का लिमिट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जी, पहली बात तो अनुराग जी, जो हमारे देश में लॉ है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेम है। अब इसमें भाजपा की क्या गलती कि लोग कांग्रेस को अब चंदा नहीं देना चाहते, उनको लगता है वो जीत कर ही नहीं आएंगे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें या जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बात करें, मैं आपको बता दूं, लोगों का जो डेडिकेशन है वो एक पार्टी के साथ जिस रीजन से जुड़ता है वो बहुत सारे होते हैं। अब कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पा रहा तहसीन, आप ये देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक पार्टी के लिए तो नहीं है। तो अगर आपको लोग चंदा देना चाह रहे हैं, आप लीजिए ना चंदा। जब आपको नहीं दे रहे तो इसमें किसी और की गलती आप मत निकालिए। और जहां तक भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात है, ये स्वयं सेवकों की पार्टी है, यहाँ पर कार्यकर्ता कुछ मांगता नहीं है, सिर्फ सेवा करता है। ठीक है, ठीक है। एनके सिंह सर, इन 5 राज्यों में
अगर मोटे तौर पर पंजाब और यूपी को मैं आपसे समझना चाहूं तो इन दोनों में से भी किस राज्य का चुनाव आपको ज्यादा दिलचस्प नजर आता है? ऑब्वियसली इसलिए नहीं कि यूपी बड़ा है, बल्कि इसलिए कि यूपी में जिस इंटेंसिटी से चुनाव लड़ा जाएगा, स्टेक्स जितने हाई होंगे, प्राइम मिनिस्टर का आप देख रहे हैं किस तरह इन्वॉल्वमेंट है यूपी के चुनाव में, जिस तरह से शिद्दत से उन्होंने कैंपेन किया, तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी मकबूलियत सबसे ज्यादा है इस समय देश में। तो प्राइम मिनिस्टर अगर उस शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि वहां इंटरेस्टिंग यूपी होगा। यूपी के बाद ऑफ कोर्स पंजाब होगा, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का स्टेक नहीं है और बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो 24 घंटे अलर्ट मोड में रहती है। क्योंकि पंजाब में वो गायब है, इसलिए वो इंटेंसिटी नहीं होगी जो कि यूपी में आपको देखने को मिलेगा। यूपी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, लेकिन राहुल सर आपको लगता है कि ठीक है राहुल सर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। अनिल, ओवर टू यू। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन उसका 100% हम पालन करेंगे। चुनाव आयोग ने के निर्णय, अनिल आप सुन पा रहे हैं मुझे? कोरोना जैसे महामारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बूथ स्तर के कार्यकर्ता। चलिए, हमारी कोशिश होगी अनिल से एक बार फिर संपर्क करने की, लेकिन राहुल देव सर वो सवाल बीच में अधूरा रह गया। चन्नी साहब के पंजाब में मैदान में उतरने के बाद पंजाब का मुकाबला भी दिलचस्प हो गया, आपको लगता है? चन्नी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है अपनी बराबरी एक तरह से प्रधानमंत्री के साथ करने का। वो प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। उनकी उस पूरे जो अभी हमने सुरक्षा व्यवस्था में जो एक बड़ी भारी चूक देखी, उसमें उसको एक अलग आख्यान दे रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनकी चुनाव सभाओं में भीड़ भी आ रही है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही वहाँ जिस तरह की लड़ाई है, एक तरफ चन्नी है, दूसरी तरफ सिद्धू हैं, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि किसको आगे रखकर पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। तो चन्नी को इस समय देखना और चन्नी के बहाने पूरे पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखना, वो भी बहुत रोचक है। और दूसरी ओर वहाँ आम आदमी पार्टी भी क्या करती है, उसका जो हमने देखा है, उस उतार चढ़ाव काफी रहे हैं, लेकिन उससे भी एक बड़ी उम्मीद इस बार बनती लोगों को दिख रही है। तो इन दोनों को देखना वहां काफी रोचक होगा। लेकिन परविंदर सेठी साहब, आप तो सूबे की सत्ता में रहे हैं और देखिए दो पॉलिटिकल एनालिस्ट, चन्नी साहब का जिक्र हो रहा है, आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, श्रोमणी अकाली दल कहां है चर्चा में? अकाली दल ग्राउंड पे है, लोगों के साथ है, काम कर रहा है। देखिए, जो एक सरकार होती है, सत्ता के अंदर जो सरकार होती है, उसके पास सारे अदारे होते हैं, तो वो लाइमलाइट में होती है थोड़ी सी उसमें। लेकिन आप उसके साथ देखिए ना, वहां पे अभी हरमंदर साहब के अंदर बेअदबी का मामला होता है, लुधियाना आप करें कि अकाली दल तो मैदान पर है, चमत्कार करके दिखाएगी। ठीक है, अनिल यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं एक बार फिर हमारे साथ। अनिल, ओवर टू यू। सवाल कीजिए जरा स्वतंत्र देव सिंह साहब से। ये जो दिए हैं, बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हमारे साथ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है। अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, 7 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है, 5 राज्यों में सर चुनाव का ऐलान हुआ है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। सर, किस तरह से देख रही है पार्टी? सर, मैं चुनाव आयोग की जो निर्णय घोषणा किया है, मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो गाइडलाइन दिया है, उस गाइडलाइन पर हम चुनाव लड़ेंगे और उस गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। 2022 का चुनाव फर्क साफ है, सोच ईमानदार, काम दमदार के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और सपा बसपा जो 70 सालों से देश की राजनीति रही है, उसको हम लेकर जाएंगे जनता के बीच, जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे कि मैंने यह काम किया है। सपा बसपा शासन आपने देखा है। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि 10 मार्च को अखिलेश यादव आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से ट्वीट हुआ है कि 10 मार्च को भगवाधारी आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली कौन आ रहा है? ये जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन अखिलेश यादव क्यों आ रहे हैं 10 मार्च को? बुलडोजर चला रहे हैं, जिन्ना की मूर्ति को लगवाने आ रहे हैं, सरदार पटेल की मूर्ति उखाड़कर मंदिर का निर्माण रोकने आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्या उसको पाटने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं? पूरे गुंडों को, सिमी को, आतंकवाद, नक्सलवाद को छोड़ने आ रहे हैं जेल से क्या? इसलिए जनता क्यों आने देगी उनको? और वो तो सपना भूल जाए, अनिल आ ही नहीं सकते हैं। जो गरीबों की सेवा किया है, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को पक्का मकान दिया है,
शौचालय दिया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, गैस का कनेक्शन दिया है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। ये तो सर आपकी बातें हो गई, लेकिन बहुत फीके रंग में होगा, कोई रंग नहीं होगा सर, चुनाव प्रचार नहीं होगा, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, मोटर साइकिल यात्रा, आपकी 6 विश्वास यात्राएं चल रही हैं वो भी नहीं निकलेंगी, अखिलेश यादव की रथ यात्रा भी नहीं निकलेगी, तो सर कलर नहीं दिखेगा और कैसे पहुंचेंगे? बड़ी चुनौती है कि लोगों के बीच पहुंचना वर्चुअल माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। आपके माध्यम से पहुंचेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन करें। अनिल ने कहा है कि चुनाव आयोग फंड दे क्योंकि आपके पास साधन ज्यादा है। जी बिल्कुल अनिल, एक सवाल मेरी ओर से स्वतंत्र देव सिंह साहब से पूछेगा, वो ये कि चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार चुनाव प्रचार में कोई हेट स्पीच नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आरोप लगाएगा विपक्ष की समाज को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। एजेंडा क्या होगा? बिल्कुल सर, अनुराग दीक्षित ये सवाल पूछ रहे हैं स्टूडियो से। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हेट स्पीच नहीं होगी, तो आप विकास के मुद्दे पे जाएंगे कि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा अभी अनुराग दीक्षित की ओर से कि वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, ये सब मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे और विकास के चुनाव पर, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले और शरीर पर बस चिकित्सा फ्री, स्वास्थ्य फ्री और उसको बिजली का कनेक्शन, यानी इस आधार, यानी पंक्ति के अंतिम। और देश का प्रधानमंत्री पहली बार धरती पर उतरकर स्वच्छता कर्मचारी का पैर धोता है, मजदूरों के साथ भोजन करता है। जो राजनीति है वो विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और विकास चाहे सड़क का विकास हो या गरीब के सम्मान की बात हो, उसके लिए मैं चुनाव उसी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। दूसरा राष्ट्र, अनिल माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र देव सिंह साहब जुड़ने के लिए न्यूज नेशन के साथ, बहुत सारी शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज लगातार जारी है।